आज का हमारा जो टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिससे हमने ख़त्म किए हैं। तो एक उसमें पोर्शन था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने स्टार्ट करनी है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ख़त्म कर दिया। ये दरमियान का टॉपिक है, तो इसको जो है पहले कर लेते हैं। इसके अलावा एक और सीरीज सॉल्यूशन का टॉपिक है हमारे पास, उसकी ऐसा कोई एप्लीकेशन तो नहीं है, उसको भी एक ब्रीफ सा टच देना है। तो ये दो चीज़ें आज हम करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और दूसरा सीरीज सॉल्यूशन के ज़रिए आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली पावर सीरीज, जो आपने पहले सीरीज पढ़ी हुई हैं, टेलर सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज, वो पावर सीरीज की टाइप होती हैं। तो पावर सीरीज को यूज़ करते हुए हम अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। जितनी भी देर लगती है वो टाइम का तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमने जो है करनी है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लास्ट टाइम आपको मैंने जो है फार्मूला इसके लिखवा दिए थे कि अगर हमारे पास जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसके लिए हमने कौन से फार्मूला जो है वो यूज़ करने होते हैं। ये आपके सामने आगे अभी जो हम एग्जांपल्स करेंगे इसमें ये चार डिफरेंशियल्स होंगे, और मोस्टली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप हैंडल करेंगे उनमें यही चार डिफरेंशियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो ये चार फार्मूला जो हैं आपके पास इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लिखे होने चाहिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपके पास ये फार्मूला लगेगा। ये देखें कि इसमें x को हमने कुछ नहीं किया। ये फार्मूला क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो x को आपने नहीं छेड़ना, x उसी तरह ही आता रहेगा, बट वो जो टाइम होगा उसकी जगह s आ जाएगा, और ये उसी तरह का ही फार्मूला लगेगा जैसा आपका टोटल डेरिवेटिव के लिए लगता था। वो क्या था, s पहले s होता था, फिर जो है आपका ये s क्या कहते हैं, सेम आप अगर x को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो आप देखेंगे कि ये सेम वही फार्मूला बन जाता है जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला था। इसी तरह अगर टाइम के साथ सेकंड डेरिवेटिव होगा तो x उसी तरह ही आता रहेगा, x को कुछ नहीं होगा। बाकी अगर आप x को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो आप देखेंगे ये सेम वही फार्मूला बन जाता है जो कि आपका सेकंड डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव के लिए जो फार्मूला था। यहाँ फर्क आएगा, क्योंकि इसको समझना तो आसान है। ये वाला जो आपका है ना कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, फिर आपने क्या करना है, उसका लैप्लास ले लेना है और साथ एक डेरिवेटिव की टर्म आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह अगर सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो आपने लैप्लास ले लेना है और साथ एक डेरिवेटिव की टर्म आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अभी जब हम करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको फिर हम सॉल्व करेंगे यूजुअली ऑर्डिनरी जिस तरह हमने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम कर रहे थे तो क्या हुआ था कि आपकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई थी। तो अलजेब्रिक इक्वेशन को हैंडल करना आसान होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल करना जो है वो रिलेटिवली आसान होता है। तो पहले हम सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर सॉल्व करना होगा फर्स्ट ऑर्डर के, तो हमने जो ज़्यादा वेरिएबल सेपरेबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसी से ही सॉल्व हो जाएगा। जो भी मैं एग्जांपल करा रहा हूँ उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा। लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर वाले हैं वो आपने वैसे तो मैं MA 118 जो मैथ्स का सेकंड कोर्स है उसमें टेक्निक्स तो पढ़ी हुई हैं, बट आई थिंक आपके जहन में शायद ना हो। तो जो आज हमने करनी है उसमें क्या आपकी जो टेक्निक यूज होगी वो दो टेक्निक्स का कम्बिनेशन होगी, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड
कोफिशिएंट है, उसमें एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। जो तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है वो प्रॉब्लम 1721 जब हम हिमल ब्लॉक की कर रहे थे उसमें मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि हम इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं। अगर रियल रूट्स हों तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में आंसर लिखते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स हों तो फिर आप कॉज और साइन की फॉर्म में जो है आंसर लिखते हैं। तो इसके ये था कि जब आपकी इक्वेशन होमोजीनियस हो, 1721 में आपकी इक्वेशन होमोजीनियस थी। अगर आपकी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो तो उसके साथ फिर एक पर्टिकुलर पार्ट आता है। ये वाला जो होमोजीनियस का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये मैं क्विकली इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है और दूसरा भी हमने करना भी है इसको ऑन पेपर, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं, थोड़ा आगे करके आप जो है जहाँ हम करेंगे वहां देख सकते हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर नॉन होमोजीनियस टर्म, जो राइट हैंड साइड आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन की। अगर तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। जो जिस बुक से हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपके जो दो प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, दोनों में राइट हैंड साइड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। तो अगर आपकी राइट हैंड साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की हो, जिस तरह कॉस है या साइन है, तो फिर हम उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही जो है आंसर लिखते हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में। टेंजेंट को हम हैंडल नहीं करते क्योंकि उसमें डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। तो ये मेथड आपने आई होप के जब हम करेंगे तो शायद इसको याद आ जाए। वैसे आपने हमें 118 में ये मेथड पढ़े हुए हैं। इधर और उधर क्या फर्क है कि ये बेसिकली पहले हम लैप्लास लेंगे पार्शियल, उधर आपने ये जो मेथड है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ा होगा, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इधर क्या है, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस पर हम लैप्लास अप्लाई करेंगे, वो बन जाएगी आपकी सेकंड ऑर्डर, अगर सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो आपकी एस की टर्म में आंसर आएगा, फिर उसका हम इनवर्स लैप्लास लेंगे तो वो टी की टर्म में आंसर आएगा। तो इसमें एक एडिशनल स्टेप लैप्लास वाला साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। बहरहाल आई थिंक ज़बानी तो इस तरह समझ नहीं आनी, लेकिन पहले ओवरव्यू देना जो है वो ज़रूरी होता है। ओवरव्यू अब आपको दे दिया, बाकी इसको आज हमने ख़त्म करना है। जितना भी टाइम लगता है, टाइम तो एडजस्ट हो जाएगा अगले लेक्चर्स के साथ, पर आज ये दोनों आपके साथ जो है ये इसको ख़त्म डन करेंगे। चलिए, तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास। आपके पास यू, जितने भी आपको मैथ की बुक मिलेगी उसमें यू ही होगा नॉर्मली जो है। यू एक जनरल कोई भी चीज़ हो सकती है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, एंथैल्पी है, जो भी है, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं पता जनरल, क्योंकि अभी तो हम मैथ्स की तरह इसको जो है वो देख रहे हैं। साथ ये एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, टी इज ग्रेटर देन, मैंने कहा मैं बाउंड्स पे और लिमिट्स पे बात नहीं करूंगा अनलेस के एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि ये बड़ा एक पोर्शन है इस कोर्स का जिसमें आपने लैप्लास का इससे पहले नाम भी नहीं सुना होगा, उसमें आपने पढ़ना है। तो ये एज सच नॉर्मली इसका तरीका ये होता है कि ये बेसिक सारी जो है वो मैथ्स में पढ़ाई जाती हैं और फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा कोर्स कोई ये अजीब सा कि इसी में ही हमें बेसिक पढ़ानी है, इसी में ही अप्लाई करानी है, और वो भी 1/5 पोर्शन है शायद। तो ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जो है इसको नहीं देख रहा। तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे कि इसके साथ हमेशा साथ आप इनिशियल कंडीशंस चेक कर लें। एक इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, दो ऑक्सिलरी कंडीशंस होनी चाहिए, जिसमें से एक इनिशियल होगी क्योंकि टाइम का एक ही डेरिवेटिव है, और दूसरी जो होगी वो बाउंड्री कंडीशन होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। साथ हमारे पास आई होप कि ये देख के ये मैं नहीं, आप पहले आप खुद सोच लें, इनमें से एक इनिशियल कंडीशन है, एक बाउंड्री कंडीशन है। तो ये देख लें जिसमें तो आपका टाइम 0 हो ना, ये वाला, दिस इज इनिशियल कंडीशन, और ये दूसरी जिसमें x 0 है ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है। तो एक इनिशियल कंडीशन और एक बाउंड्री कंडीशन, टोटल 2 फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो आपको ये भी आपने चीज़ हमें 118 में पढ़ी है, जस्ट फॉर रिमाइंडर हमेशा चेक करें
अगर आपके पास एक फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक ऑक्सिलरी कंडीशन चाहिए होगी, दो फर्स्ट डेरिवेटिव है, दो ऑक्सिलरी कंडीशंस चाहिए होंगी, और अगर एक सेकंड डेरिवेटिव है तो उसके लिए भी दो ऑक्सिलरी कंडीशंस चाहिए होंगी। तो ये चेक्स पहले कर लें। दो हमारे पास है ऑक्सिलरी कंडीशन, जिनमें से एक जो है नीचे वाली आपकी इनिशियल कंडीशन है, ऊपर वाली बाउंड्री कंडीशन। तो जी सबसे पहले आपने अपनी ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका लैप्लास ले लेना, और हमेशा अपनी जो है इनिशियल जो कंडीशन है इसका भी आपने और बाउंड्री कंडीशन, इनका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके साइड पे लिख लें, क्योंकि इसमें जब हमने बाद में अप्लाई करना होता है तो वो लैप्लास की फॉर्म में अप्लाई करना होता है। u ऑफ 0t, चले फर्स्ट टाइम जो है मैं नीचे कर देता हूँ, बट हमेशा इसको जो है ऊपर आप करके लिख लें। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जनाब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है x का, ये चार फार्मूलाज आपके सामने होने चाहिए हर वक्त ये करते हुए। तो ये आपकी जो है ये बन जाएगा डी यू ऑफ एक्स एस, ठीक है। ये याद रखना ये डी यू नहीं है, डी यू ऑफ एक्स एस है। डी यू का मतलब होगा, अगर आप यू के साथ कुछ नहीं लिखते दैट विल मीन ये यहाँ यू के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, दिस इज यू ऑफ एक्स एंड टी। लेकिन जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं उसके बाद जो डिफरेंशियल वाली टर्म होगी दैट विल बी, एक तो देखें कि पार्शियल डेरिवेटिव कन्वर्ट हो गया टोटल डेरिवेटिव में, और u की बजाय u एक्सेस है। ये सेम वही फार्मूला है जो हम जो है यूज कर रहे हैं। दिस विल बी dx प्लस, अब पार्शियल u और पार्शियल t का क्या फार्मूला है जी हमारे पास, s u एक्सेस माइनस u एक्स जीरो। ये हमारे लेफ्ट साइड का ट्रांसफॉर्म हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और राइट साइड पे आपने क्या करना है, अगर तो टाइम हो या कांस्टेंट हो तो वही फार्मूला लगेंगे जो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के पढ़े हैं। और अगर जहां भी x है लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हुए x जो है वो आपने कांस्टेंट कंसीडर कर लेना है। तो जिस तरह 2 का लैप्लास 2 ओवर s होता है, x का लैप्लास x ओवर s, x विल बी कंसीडर्ड कांस्टेंट। अब आप अपनी जो है इधर इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, तो दिस विल बी 0, u ऑफ x 0 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई। अब अगर आप इसको देखें तो ये क्योंकि ये वाली साइड कांस्टेंट कंसीडर होगी, u ऑफ x दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ओडी, ये वाली जो इक्वेशन है, जिसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज u ऑफ एक्सेस, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज x। तो आपकी पार्शियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आप इसको क्या करेंगे कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की टेक्निक से। तो चूंकि फर्स्ट ऑर्डर ओडी है तो इसको हम इंटीग्रेट वेरिएबल सेपरेबल आई थिंक नहीं है, तो इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व करेंगे। जो मेथड हमने इमल ब्लॉक की काफी प्रॉब्लम में अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो u ऑफ एक्सेस दैट इज इक्वल टू, पहले हमने जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकालना होगा। इधर साइड पे मैं निकाल देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस पे डिपेंड करेगा s पे, u ऑफ एक्सेस के कोफिशिएंट पे विच इज s, तो जिसको म्यू भी आप लिखते हैं, बहरहाल मैं बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही लिख रहा हूँ। दिस इज e रेज टू पावर s dx। जब आप x के लिहाज से जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं तो s जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। दिस इज e रेज टू पावर sx। तो हमारा इसमें क्या फार्मूला होता था कि आपने जो है इधर एक इंटीग्रल लगाना है
जो आपकी राइट हैंड साइड है स्टैंडर्ड फॉर्म की x/s, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और इसके साथ एक कांस्टेंट लगेगा और दैट विल बी डिवाइडेड बाय योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये जो आपकी इंटीग्रेशन है, इसमें dx लिखना भूल गए। अच्छा, अब इसको आप इंटीग्रेट कर लें। अगेन इसमें जो आपका s होगा वो जो है आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा, s को आप बाहर निकाल लेंगे और ये ज़ाहिर टर्म उसी तरह आ जाएगी। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, e⁻⁻xs लिख लेता हूँ। सो दिस इज x e⁻⁻sx dx और ऊपर इसको हम ऊपर ले गए, e⁻⁻sx हो गया डिवाइडेड बाय s, ये चीज बाहर निकल गई, प्लस c विच इज सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास बिल्कुल वैसे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको हमने अंदर जो है ब्रैकेट वाली टर्म को जो है वो सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लें, टेबुलर इंटीग्रेशन से कर लें, एक ही बात है। तो ये जो e⁻⁻sx सही है वैसे ही आ जाएगा, प्लस e⁻⁻sx ये भी वैसे ही आ जाएगा। इसको जो है हम इंटीग्रेट कर, जो बाहर वाली साइड है उसमें आप क्या करें कि x उसी तरह ही आ जाएगा, और जो इंटीग्रल की अंदर वाली साइड है उसमें x को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं 1। और जो e⁻⁻sx है इसका आपने इंटीग्रल लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये याद रखें। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल लेंगे तो s जो है वो कांस्टेंट होगा, नीचे आपका s आ जाएगा, इसी तरह इधर भी, और यहाँ पर dx। अब इसको आगे आप जो है ले जाएं, e⁻⁻sx s इक्वल टू, इसमें 1/s बाहर निकल जाएगा e⁻⁻sx का, फिर आप इंटीग्रल ले लें e⁻⁻sx/s²। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इसमें आप देख लें कि e⁻⁻sx और e⁻⁻sx कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा s/x²। दूसरी टर्म में अगर हम देखें तो अगेन e⁻⁻sx और e⁻⁻sx कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा -1/s³ और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसी तरह आ जाएगा। ये है क्या, u(x)। तो ये हमारे पास u(s)x आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, दो काम इसके बाद करने हैं। एक तो आपने ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फार्मूलाज में यूज हो गई है, तो यहाँ हमारी जो है वो बाउंड्री कंडीशन जो है वो यूज होगी। तो बाउंड्री कंडीशन ये याद रखें कि लैप्लास की फॉर्म में जो है यूज होगी, इसलिए मैं आपको कहता कि उसका सबसे पहले लैप्लास ले लें। ये जो आपकी ऊपर वाली बाउंड्री कंडीशन है u(0t = 0), इसका आपने लैप्लास लेके यूज करना है हमेशा। तो u(0t) बन जाएगा u(0s), और 0 का लैप्लास भी 0 होता है। अगर यहाँ कोई और चीज है, लेट्स से यहाँ 2 लिखा होता तो हम इधर 2/s लिखते, बट 0 का लैप्लास 0/s है तो वो 0 ही है। तो इसको आपने ऊपर जो है पुट करना है लैप्लास की फॉर्म में। इसको क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये लैप्लास की फॉर्म में है, s की फॉर्म में है, टाइम का फंक्शन नहीं है, x और s का फंक्शन है, x और t का फंक्शन नहीं है। तो इसको आपने उठा के ऊपर पुट करना है, इसके साथ लिख भी दें बाउंड्री कंडीशन। सो इसको आप ऊपर पुट करें, इसको इधर अगर हम पुट करें तो आपके पास क्या आता है, 0 =
यानी यहाँ पे जहां भी x है उसकी जगह लेफ्ट हैंड साइड पे u ऑफ 0 s इज इक्वल, इसका मतलब क्या है कि इस पूरी इक्वेशन में जहां भी x होगा उसकी जगह आपने 0 पुट करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने 0 पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज है और बाकी 0 ओवर s स्क्वायर माइनस 1 ओवर s क्यूब प्लस c e रेज़ टू पावर, तो ये पूरी चीज 1 हो जाएगी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद c इज इक्वल टू 1 ओवर s क्यूब। सो यू गेट अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने निकाल लिया। लास्ट स्टेप है टेक इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर आप दोनों साइडों पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स ले लेंगे तो u ऑफ एक्स बन जाएगा u ऑफ एक्स टी, और इधर आपने जो है अपने सारे फार्मूलाज अप्लाई करने होंगे। अब ये याद रखें जब हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे होंगे तो हमारा फोकस सिर्फ s पे होगा कि s को t में कैसे हमने जो है कन्वर्ट करना है। जो x है वो कांस्टेंट कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये जो क्या कहते हैं, इधर अगर हम देखें तो ये x ओवर s स्क्वायर है, x को कुछ नहीं करना, जैसे x है वैसे ही आ जाएगा। दिस विल बी कंसीडर्ड कांस्टेंट। जब हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हो तो x अब कांस्टेंट कंसीडर होगा, x उसी तरह ही आ जाएगा। आपने देखना 1 ओवर s स्क्वायर किसका लैप्लास है, तो अगर आपके पास वो सारे फार्मूलाज की लिस्ट जो है वो सामने होनी चाहिए। तो अगर वो आपके पास सामने हो तो आपको पता होगा कि जो आपके पास 1 ओवर s स्क्वायर है दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ योर t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो 1 ओवर s स्क्वायर होता है। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका अपोजिट है। इसके बाद अगर आप देखें कि ये वाली जो आपकी चीज है माइनस 1 ओवर s, इसको अगर मैं चले नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ, अलग-अलग करके लिख लेते हैं। ये x है, ये कांस्टेंट आ गया, और 1 ओवर s स्क्वायर वो चीज है जिसका लैप्लास हमें पता है। इसी तरह अगर आप वही पॉलिनोमियल वाली देखें तो उधर से आप s क्यूब, फोकस आपका s पे होना चाहिए। तो s क्यूब किसके केस में आता है, t स्क्वायर का अगर हम लैप्लास लें तो दैट इज बेसिकली 2 फैक्टोरियल जो कि 2 ही होता है डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1 विच इज s क्यूब। सो अगर आपके पास 2 ओवर s क्यूब हो तो उसका लैप्लास जो है वो t स्क्वायर है। सो इसके लिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। आखिरी चीज है e रेज़ टू पावर माइनस sx ओवर s क्यूब। अब जनाब इधर हमें s क्यूब का तो वही हिसाब है, प्लस 1/2 2 ओवर s क्यूब, ये आपके पास टी स्क्वायर का लैप्लास है, और इसके साथ ये एक डिले टर्म आ रही है, ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस sx। तो ये आपको याद हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिलेड फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या था कि लैप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस टी नॉट वो किसके बराबर होता है, e रेज़ टू पावर माइनस एस टी नॉट f ऑफ s। तो ये बेसिकली आपके पास टी स्क्वायर का लैप्लास है लेकिन इसके साथ डिले टर्म आ रही है। सो इसको हम जो है, अच्छा ये ना इसके साथ फिर अब क्योंकि अभी ऐसी है, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे टेक इनवर्स लैप्लास u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस हाफ टी स्क्वायर। अच्छा ये मैं कह रहा हूं कि ये जो अब चीज है ये बेसिकली है, ये अगर ये ना होता, ये तो खैर कैंसिल हो जाते अगर ये ना होता तो ये टी स्क्वायर का लैप्लास है बट ये साथ डिले टर्म आ रही है विच मीन्स कि टी विल बी रिप्लेस्ड बाय टी माइनस टी नॉट, और यहाँ टी नॉट एक्स के बराबर है। सो दिस इज बेसिकली टी स्क्वायर but t has to be replaced by t minus x। ये अगर आपके पास ये टर्म ना होती तो फिर यहाँ टी स्क्वायर आता, लेकिन ये टर्म है, ये डिले की टर्म है ये आपके पास, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारे फार्मूलाज आपके सामने होने चाहिए। तो इस आपने डिलेड फंक्शन का फार्मूला देख के आपको पता लगा कि t हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय t माइनस टी नॉट विच इन दिस केस इज x। तो ये इस तरह आपके पास जो है हम
अपना लेप्लास ट्रांसफॉर्म से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप्स आपके जहन में होने चाहिए। सबसे पहले हमने के फार्मूलाज आपके पास सारे सामने हो, इसीलिए आपको कहा कि पेपर अगर आपका क्लोज बुक हो तो भी फार्मूलाज जो है वो आप ला सकते हैं। एक दो शीट्स पे फार्मूला लिख के उसकी कोई मसला नहीं है, वो आप लाएं। तो सबसे पहले आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, आगे की जो मुश्किल एग्जांपल्स हैं उनमें सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे। जो एग्जांपल्स हमने यूज की हैं, जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हो रहा है, और सेकंड ऑर्डर के लिए मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला वो लग रहा है। तो उसके बाद आपने इक्वेशन को अपने सॉल्व किया, उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। उसके लिए हमने बाउंड्री कंडीशन यूज की, क्योंकि इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी डिफरेंशियल के फॉर्मूला में यूज हो चुकी थी, तो बाउंड्री कंडीशन यूज की। बाउंड्री कंडीशन को याद रखें कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद यूज करना है, क्योंकि ये ऊपर वाली इक्वेशन एस का फंक्शन है, टी का फंक्शन नहीं है। तो हमेशा बाउंड्री कंडीशन का पहले लेप्लास लेना है, फिर उसको यूज करना। तो उसको हमने जो है यूज किया। उसके बाद हमारे पास जो है ये आगे, जिसमें से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो निकल चुका था, और फाइनली हमने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो ले लिया। सो अब हम जो है नेक्स्ट करते हैं। ये 4 एग्जांपल्स हमने करनी है इसकी, ताकि ये फिर हमारे एंड पे सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको उस पे फिर हम फोकस होकर जो है वो करेंगे। तो मैं 1 का नाम दे देता हूँ। चलिए, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है वेयर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। और जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन है, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, u ऑफ 0s इज इक्वल टू 0। दूसरी आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, उस इनिशियल कंडीशन का जरा लेप्लास नहीं लेना हमने, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन का लेना होता है। जिसमें t 0 होगा दैट विल बी योर इनिशियल कंडीशन, जिसमें x 0 होगा दैट विल बी योर बाउंड्री कंडीशन, sin x। तो सेम वही स्टेप्स हैं। टेक लेप्लास ट्रांसफॉर्म du, इसके साथ आप एक्स एस लिखना जरूरी है। जब u के साथ कुछ ना लिखा हो दैट विल बी x ऑफ t, x u ऑफ x एंड t। तो जब लेप्लास ले लिया तो x और s लिखना जरूरी है। प्लस इधर वही फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा, s u x s माइनस u x 0, और u जो है दिस इज u ऑफ x एंड t, लेप्लास ले लिया दैट विल जस्ट बिकम u ऑफ एक्स एस। राइट हैंड साइड पे 0 है, 0 का लेप्लास 0 होता है। अब जनाब इसमें इनिशियल कंडीशन पुट कर दें, u ऑफ x 0 इज इक्वल टू साइन x। x और s वाली दो टर्म्स है हमारे पास, एक के साथ s आ रहा है, एक के साथ 1 आ रहा है, तो इनको हम कॉमन कर लेते हैं। और यहाँ माइनस साइन एक्स, ये हमने इनिशियल कंडीशन पुट कर दी। इसको उधर ले जाए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए आपकी, क्योंकि जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसके लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हमेशा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, सो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ओडी, लीनियर ओडी, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर s प्लस 1 dx।
सो एस और 1 दोनों ही कांस्टेंट है, इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एस प्लस 1 एक्स। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और सॉल्यूशन के लिए u ऑफ एक्सेस आपका जो है वो इस इक्वेशन में अगर आप देखें, ये वाली जो इक्वेशन है, ऊपर वाली नहीं, इस इक्वेशन की, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, u ऑफ एक्सेस, और इंडिपेंडेंट कौन सा है, x। तो दैट्स वाई जो आप सोल्यूशन लिखेंगे u ऑफ एक्सेस इज इक्वल टू इंटेग्रल डालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डालें, इधर अपनी नॉन होमोजीनियस या राइट हैंड साइड वाली टर्म डालें, देन dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड देन यू हैव, सो इस तरह जो है हम आज चलेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास टर्म है इंटीग्रल के अंदर, इसको आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो इनको अगर आप, ये भी आपने फिजिक्स इंटीग्रल में पढ़ा होगा इंटीग्रेटिंग वाले चैप्टर में, कि इसका जब हम एक दफा इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियली बनेगा, बाहर कोई भी जो कांस्टेंट्स आ जाएंगे, कांस्टेंट्स चलो चलते रहते हैं, और साइन से कॉज आ जाएगा। फिर दोबारा जब हम इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल, तो उसी तरह एक्सपोनेंशियल रहेगा और कॉज से फिर साइन आ जाएगा। तो कोई भी फंक्शन जो अपने आप को रीजनरेट कर रहा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम कोई भी, उसमें हम कैपिटल आई यूज करते थे आमतौर पे, तो मैं इधर वही कैपिटल आई जो है यूज कर लेता हूँ। सिर्फ इस इंटीग्रल को फिलहाल हम देख रहे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए कर दें साइड पे, इसको इक्वेशन 1 जो भी 1 2 लिख के उस तरह करना है, या इसको साइड पे करना है, जैसे भी करना है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, सो इज इक्वल टू